हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो रूल्स थे डेबिट और क्रेडिट के एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच वो सीख लिए थे। तो अब हम लोग एक प्रॉपर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जर्नल के ऊपर बेस्ड है यूजिंग दिस ट्रेडिशनल अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। तो जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 लाइन्स। फर्स्ट कॉलम जो हमारा जर्नल का रहता है वो होता है डेट का। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डेट। उसके बाद जो कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर्स का। अभी देखते हैं ये सब क्या होते हैं। ये वाला जो कॉलम होता है ये हमें थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है लेजर फोलियो का। ये बिल्कुल ही पतला सा कॉलम हमने बनाना है, इसको मैंने लिखा है LF। नेक्स्ट हमारा कॉलम और उसके अगला जो कॉलम होता है वो इक्वल विड्थ का आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं डेबिट इन रुपीस और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट इन रुपीस। और सबसे ऊपर हम लिख देते हैं जर्नल ऑफ, जिस बिजनेस का जर्नल हो उसका हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। तो एक एक कॉलम सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला कॉलम हमारे पास है डेट का। जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई वो जो डेट होगी वो यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले हमने डेट लिखनी है व्हेन द ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर्ड। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे, जो हमारी जर्नल एंट्री हम पूरी डाल रहे थे, सारा जो मैटर था जर्नल एंट्री डालने का, मतलब कि अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड जो हम लिखते थे। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो गया तो उसकी एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो वो पूरा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे रहेगा। साथ ही में नरेशन भी क्या पर्टिकुलर्स वाले में ही आएगी। तो अमाउंट छोड़ के जर्नल एंट्री में जो भी हम लिख रहे थे सारा कुछ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आने वाला है। अगला ये जो कॉलम है ये है लेजर फोलियो का। इसको मैं लिख भी दूं ऊपर, इसका मतलब है लेजर फोलियो। अब लेजर हमें ऑलरेडी पता है लेजर क्या होता है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को जर्नल में जो अभी हम सीख रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है हम क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। किस में क्लासिफाई करते हैं? लेजर में क्लासिफाई करते हैं कि एक ही चीज़ से रिलेटेड, एक ही हेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों ने उसको अफेक्ट किया वो एक जगह पर हम लोग लिख देते हो, तो उसको लेजर बोलते हैं। तो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। तो ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है ये क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट लेजर में कौन से पेज नंबर के ऊपर है। ये हमें सब में नहीं दिया होगा तो हमें ये जो कॉलम है हमारा हमेशा खाली ही रहा करेगा, पर ये जो कॉलम है ये बनाना हमें ज़रूरी है। तो ये कॉलम हम ज़रूर बनाया करेंगे। और ये पेज नंबर बताता है कि वो वाला अकाउंट लेजर में आपको कौन से पेज पर मिलेगा, ताकि आप चेक कर सको कि आपने कोई एंट्री सही से पोस्ट करी है कि नहीं करी। क्योंकि जब हम इस एंट्री को जर्नल से लेजर में लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेजर में जो एंट्रीज डालते हैं उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो पोस्ट करी है कि नहीं एंट्री वो हमें पता चलती है, और जो गलतियां होती हैं वो पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर का पेज नंबर लिखा होता है लेजर फोलियो वाले कॉलम में। हमारे में ये सब में खाली रहा करेगा पर हमने इसको बनाना ज़रूर है। नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा वो है डेबिट इन रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी डेबिटेड। जिस अकाउंट की जितनी अमाउंट यहाँ डेबिट होने वाली होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड जो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं उनकी जो अमाउंट होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये जो पूरा फॉर्मेट रहता है ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। सबसे ऊपर हम लिख देते हैं जर्नल ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस का नाम आ जाता है वहाँ पर, और ये ईजी सा फॉर्मेट है जर्नल का। इसमें भी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था फॉर्मेट में कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं थी, इसमें भी ऐसे ही कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। हमने जर्नल में करना ही क्या है, एंट्रीज को हमने रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल एंट्री डालनी है उसके लिए पर्टिकुलर्स वाला कॉलम रहता है। अमाउंट दिखाने के लिए बस 2 कॉलम्स हमने बना दिए डेबिट और क्रेडिट के, और वहाँ पर डेट का कॉलम बना दिया ताकि हमें पता चल जाए कौन सी जो ट्रांजैक्शन है कौन सी डेट को हुई। क्योंकि जर्नल में हम क्या करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि डेट वाइज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर एंट्रीज को रिकॉर्ड करने वाले हैं। सिर्फ एक एक्स्ट्रा
कॉलम है ये लेजर फोलियो वाला कॉलम, ताकि हमें पता चल जाए कि लेजर के कौन से पेज पे हमें ये अकाउंट दिखने वाला है। अब जब भी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ये जर्नल का फॉर्मेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर फॉर्मेट के बाद ही हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं वो नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कि हमेशा आपको याद रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट है, इफ द नेम ऑफ परचेजर और सेलर is not given in case of any transaction it is to be treated as a cash transaction। अभी समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो इसमें क्या लिखा है, अगर हमें नाम नहीं दिया हुआ परचेज़र का मतलब कि जो खरीद रहा है या सेलर का जो बेच रहा है, इन केस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, तो हम क्या मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन किस में है, वो कैश में है, इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहाँ पे, गुड्स परचेज्ड ₹10,000। अब नहीं लिखा इन्होंने ट्रांजैक्शन में कि हमने कैश पे किया कि क्रेडिट पे किया, तो मान के चलेंगे जब भी नाम नहीं लिखा हुआ तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही होगी। ऐसे ही लिखा होता मशीनरी सोल्ड, नहीं लिखा हुआ कैश में करी कि क्रेडिट में करी, मान के चलेंगे किस में करी, कैश में करी। कैश आया आपके पास और आपने मशीनरी बेच दी। ऐसे यहाँ पे गुड्स आया आपके पास, तो एक तो परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा और दूसरा अकाउंट क्या, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होने वाला है। जब भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, ट्रांजैक्शन में लिखा नहीं हुआ कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि किसी बंदे का नाम नहीं दिया हुआ, तो उसे हम क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। तो यहाँ गुड्स परचेज ₹10,000, तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। सम करेंगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, पर पहले ये नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इफ नेम ऑफ परचेजर oblique seller is given and cash is also written, it will be considered as a कैश ट्रांजैक्शन। फिर से अभी समझते हैं इसको भी। अब सेकंड में क्या लिखा है, अगर हमें परचेज़र और सेलर का जो नाम है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन साथ में क्या वर्ड लिख दिया, कैश भी साथ में लिख दिया, तो अब हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कैश लिखकर कि करा तो उस बंदे से परचेज था या उस बंदे को बेचा था, लेकिन क्या कैश में डीलिंग हुई, तो साफ साफ लिख ही दिया कैश में हुई, नाम भी दिया हुआ है, तो हम उसको क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पर्सन के साथ लिख भी दिया कि कैश में डीलिंग हुई, इसलिए वो क्या होगी, वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड from Ram for cash ₹10,000। अब यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, नाम तो लिख दिया किसी बंदे का, तो वैसे तो ये क्या होती, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती अगर सिर्फ यहीं तक लिखा होता, पर साथ में उसने क्या लिख दिया, फॉर कैश भी लिख दिया। अब परचेज तो करी है राम से, लेकिन कैश में ट्रांजैक्शन कर ली, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना होके ये क्या होगी, ये कैश ट्रांजैक्शन होगी, इसने कैश में पे किया है उन गुड्स के लिए। और लास्ट पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे, इफ़ नेम ऑफ परचेजर और सेलर इज गिवन एंड nothing is mentioned about
कैश और क्रेडिट, it will be treated as a credit transaction. तो अब ये लास्ट में क्या लिखा है, अगर हमें परचेज़र और सेलर का नाम जो है वो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जो परचेज़ या सेल हुई वो कैश में हुई कि क्रेडिट में हुई, तो हम उसे क्या मानेंगे, हम उसे क्रेडिट में मानेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ नेम लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर पर्सन का जिसने हमें बेचा था सामान या जिसको हमने बेचा, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, उधार वाली ट्रांजैक्शन हम उसको मानेंगे। इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे, goods purchased from Ram rupees 10,000। अब यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कुछ भी नहीं बताया कैश में कि क्रेडिट में, पर नाम हमारे पास है उस पर्सन का जिसने हमें उधार पर ये गुड्स बेचे हैं, तो उसे हम क्या मानेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम उधार वाली ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो जब भी परचेज या सेल होगी, हमें पता है परचेजेस और सेल्स दोनों ही कैश में भी हो सकते हैं, क्रेडिट में भी हो सकते हैं, तो जो भी डाउट्स आ सकते हैं सबको कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है, अगर परचेजर और सेलर का आपको नाम नहीं दिया हुआ तो वो क्या है, वो कैश ट्रांजैक्शन है, जैसे कि गुड्स परचेज रुपीज़ 10,000। दूसरा है कि परचेजर और सेलर का नाम आपको दिया हुआ है पर साथ में ही क्या लिख दिया, इन कैश लिख दिया, फॉर कैश लिख दिया कि कैश में हुई वो ट्रांजैक्शन, उसने क्लैरिफाई कर दिया, तो वो क्या है, वो कैश ट्रांजैक्शन होगी फिर से। और लास्ट पॉइंट में क्या है, हमें परचेजर और सेलर का नाम दिया हुआ है लेकिन उसने क्लैरिफाई नहीं किया वो कैश ट्रांजैक्शन थी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, तो सिर्फ इस केस में हम क्या मानेंगे, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन हम लोग मानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आगे चल के आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करके।